बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है उसके जो कोर्स कंटेंट है उसमें है मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद है फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट है इम्पल्स एंड रिलेशन ऑफ इम्पल्स। उसके बाद नेक्स्ट है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो हम आगाज़ करते हैं मोमेंटम से। तो सबसे पहले है जो मोमेंटम है ये क्या है, तो किसी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगी उसको हम नाम देते हैं मोमेंटम का। तो इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक साइकिल है और एक कोई गाड़ी मूव कर रही है। दोनों की सेम वेलोसिटी है, दोनों को हम रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया होगा कि गाड़ी को रोकना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू साइकिल। उसकी वजह क्या है कि जो गाड़ी है उसकी मैस ज़्यादा होगी, लिहाजा उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन भी क्या है, ज़्यादा। सेकंड, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनकी मैस आइडेंटिकल है, यानी दोनों साइकिल हैं, लेकिन एक क्या कर रहा है, एक ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है और दूसरा कम के साथ है। तो ये ऑब्जर्वेशन में है कि जो ज़्यादा तेज़ी से आ रहा होता है उसमें उसको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है, ज़्यादा। तो लिहाजा जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, एक है मैस और दूसरा क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ से इसको एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। उसके बाद जो मोमेंटम है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। नेक्स्ट है इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के, यानी मैस का किलोग्राम आ जाएगा और वेलोसिटी का क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। और इसका एक और यूनिट है वो क्या है, न्यूटन सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है जो लीनियर मोमेंटम है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर एक मूविंग फ्रेम में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब उसके अंदर उस फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट की हालत में है, लिहाजा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन एक ऑब्जर्वर बाहर है उस फ्रेम से, वो ऑब्जर्व करता है कि वो पूरा फ्रेम मूव कर रहा है, तो उस ऑब्जर्वर के लिहाज से उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो लिहाजा ये जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। उसके बाद है मोमेंटम इज़ डायरेक्शन डिपेंडेंट। अब अगर हमारे पास मोमेंटम में हम मैस भी सेम रखें और हमारे पास जो उसकी वेलोसिटी है वो भी सेम है, यानी हम जो v की वैल्यू है वो भी सेम रखते हैं, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, यानी पहले अगर वो दाएं तरफ मूव कर रहा है तो बाद में क्या करता है, दाएं तरफ मूव करना शुरू कर देता है। तो जो ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम जो है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अब हम क्या करते हैं, इसी रिलेशन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मोमेंटम को कांस्टेंट रख लेते हैं, यानी ये हमारे पास p जो है ये क्या हो, कांस्टेंट, यानी यहाँ पे हम इसी को ड्राइव कर लेते हैं। जब p हमारे पास कांस्टेंट होगा तो ये आ जाएगा कांस्टेंट इज इक्वल टू mv। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, v को सेपरेट कर लें तो v किसके इक्वल आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट ओवर m। अब इक्वल और कांस्टेंट को अगर हम ख़त्म करते हैं तो v जो होगा डेट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू मैस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो तो जो वेलोसिटी होगी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी मैस की। तो जो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी मैस की तो उसमें हमारे पास ये ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, अगर हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास जो v है वो कांस्टेंट है, अगेन हम इसी रिलेशन को यूज़ करते हैं, यानी पी वी इज इक्वल टू एम वी। अगर ये v कांस्टेंट होगा तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल और कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो जो मोमेंटम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा मैस के। तो अगर इसमें हम देखें, इस ग्राफ में जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैस के, यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मैस बढ़ाते जाएंगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू भी आ सकता है कि हमारे पास क्या है कि जो v की वैल्यू है वो कांस्टेंट है, स्पीड हम क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट की मैस कम है और दूसरे ऑब्जेक्ट की मैस क्या है, ज़्यादा। तो जिस ऑब्जेक्ट की मैस ज़्यादा होगी उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड, इसमें क्या है कि अगर हमारे पास मैस कांस्टेंट का आ जाए, यानी कंडीशन इसमें अगेन हम उसी एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या है, पी वी पी इज इक्वल टू एम वी। तो अब क्या है, मैस कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट होगी तो ये पी जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा वी के। इससे क्या मुराद है कि जो ही वी की वैल्यू बढ़ती जाएगी मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यानी हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की मैस क्या है, आइडेंटिकल, लेकिन एक ऑब्जेक्ट बड़ी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, तो जिसकी स्पीड हाई होगी उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो ग्राफ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मोमेंटम और वी का। तो ये डिफरेंट हमारे पास ग्राफ्स हैं। अब इसमें कोई एक ग्राफ भी गिवन हो सकता है और पूछा जा सकता है कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट टू, कौन सी कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी प्रेशर कांस्टेंट को जो हमारे पास है मोमेंटम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या स्पीड वेलोसिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या मैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से भी एमसीक्यू बन के आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो क्या रिलेशन होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला पढ़ा है के ई इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो हमने मोमेंटम लेकर आना है, तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ, इस तरफ भी m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरफ भी m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये mv², m का स्क्वायर v का स्क्वायर, तो इसको mv होल का स्क्वायर लिख दिया। तो mv किसके इक्वल था, मोमेंटम, तो इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, तो मोमेंटम। तो मोमेंटम का फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, 2mke। अब नेक्स्ट है, इससे भी हमारे पास डिफरेंट जो एमसीक्यू हैं वो बन सकते हैं। सबसे फर्स्ट है, अगर जो मोमेंटम है ये कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी और मैस का क्या रिलेशन होगा। तो इसी को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो जब ये कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी मैस के। यानी अगर हम क्या कर देते हैं, मोमेंटम कांस्टेंट रखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट जिसकी मैस ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यानी यहाँ पे क्या कंडीशन होती है कि हमारे पास दो एमसीक्यू इस तरह से बन के आ जाता है कि हमारे पास टू डिफरेंट पार्टिकल्स हैं और उन दोनों डिफरेंट पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट, और एक की मैस कम है, तो बताएं उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो जिसकी मैस कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी। क्यों, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो तब क्या होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को हम कांस्टेंट, इस के ई को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो जो मोमेंटम होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ मैस। यानी जो ही मैस बढ़ेगी तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स हों और दोनों की जो एनर्जी है वो क्या हो, सेम हो, तो किसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, जिसकी मैस क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका ग्राफ हमारे पास ही आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम मैस को कांस्टेंट रखते हैं, यानी हमारे पास टू पार्टिकल्स हैं और दोनों पार्टिकल्स क्या हैं, आइडेंटिकल, तो इट्स मीन उनकी मैस क्या है, सेम। जब मैस सेम होगी तो जो मोमेंटम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के। यानी अगर हमारे पास दो पार्टिकल हैं, दोनों की जो मैस है वो क्या है, सेम, तो जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी उसका मोमेंटम भी क्या होगा, हाई होगा। तो इस तरह के डिफरेंट इन्हीं रिलेशन को यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह के एमसीक्यू बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो वेव पार्टिकल डुअलिटी है, तो इसमें मोमेंटम का जो रिलेशन होता है P इज इक्वल टू h/λ। यानी वो पार्टिकल जिसके साथ जो वेव अटैच है उसकी वेवलेंथ अगर कम होगी तो उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। उसके बाद ये बताया जा सकता है कि वेवलेंथ गिवन है तो उसका मोमेंटम कितना होगा, तो वो भी हम फाइंड करते हैं। h हमारे पास कांस्टेंट होगा, लैम्डा की वैल्यू की मदद से हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर किसी फोटोन की एनर्जी गिवन हो और ये पूछा जाए कि उसका मोमेंटम फाइंड करें, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं E/c, तो ये हमें मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है कि अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर आइसोलेटेड है तो इट्स मीन के एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, जीरो, और उस कंडीशन में टोटल मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट। यानी इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम चेंज होगा, लेकिन जो टोटल जब उनका हम सम लेंगे तो वो जो जितनी इनिशियल वैल्यू होगी उतनी क्या रहेगी, फाइनल रहेगी। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद नेक्स्ट है डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इसको हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, यानी जिस तरह ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर होल्ड करता है उसी तरह माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, होल्ड करता है। नेक्स्ट है फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू फोर्स। अब इस रिलेशन को हम वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास मैस कांस्टेंट ना रहे। जैसे जब रॉकेट अपवर्ड मूव करता है तो ड्यूरिंग रॉकेट मोशन जो मैस ऑफ रॉकेट है वो कांस्टेंट नहीं रहती। अब अगर हमने वहाँ पे रिलेशन यूज़ करते हैं F इज इक्वल टू एम ए, तो मैस की वैल्यू चेंज हो रही होती है, लिहाजा होल्ड नहीं करे, उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब अगर मैस चेंज हो रही हो तो इस रिलेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। फिर इसकी दो कंडीशन हैं, अगर मैस जो है वो वेरी कर रही है और वी क्या रहे कांस्टेंट, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू वी डेल्टा एम ओवर डेल्टा टी। तो इसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, फोर्स फाइंड कर लेंगे। सेकंड, अगर मैस भी वेरी कर रहा और वी भी क्या कर रही हो, वेरी कर रही हो, तो हम फोर्स के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा एम डेल्टा वी ओवर टी। तो इसकी मदद से हम क्या कर लेंगे, फोर्स को फाइंड कर लेंगे। उसके बाद है इम्पल्स। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लार्ज फोर्स एक्ट करे फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस वक्त फोर्स और जो टाइम का प्रोडक्ट होता है उसको हम नाम देते हैं इम्पल्स। जो इम्पल्स है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट आएगा न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की होगी, या इसकी चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इम्पल्स की होगी। नेक्स्ट इम्पल्स को हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो जो ही किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी, इम्पल्स प्रोड्यूस होगी। उसके बाद नेक्स्ट है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन है, ये हमारे पास ऐसा कोलिजन होता है जिसमें बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, उसको हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन, यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। तो ये मोस्टली जो इलास्टिक कोलिजन है ये हमारे पास जो एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल होंगे उसमें इलास्टिक कोलिजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो कोलाइडिंग बॉडी हैं वो एम्बेडेड हो जाएंगे और यहाँ मूव करेंगे विद अ कांस्टेंट विद अ कॉमन वेलोसिटी, तो उसको हम नाम देते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे हमारे पास अगर वुडन ब्लॉक है उसमें हम बुलेट को फायर करते हैं तो जो बुलेट है वो वुडन ब्लॉक में एम्बेडेड हो जाएगी, तो उस कोलिजन को हम क्या नाम देंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन। तो आम डेली लाइफ में हम जितने भी कोलिजन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, पार्शली इन इलास्टिक कोलिजन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसको ई से ज़ाहिर किया जाता है, इसका फार्मूला था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इससे भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे पास कोलिजन कौन सा होगा। अगर इसकी वैल्यू जो ई है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कोलिजन है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है, और अगर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसकी वैल्यू 1 होगी तो जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से इसकी वैल्यू लार्ज हो और 1 से क्या हो, कम हो, तो इस कोलिजन को हम क्या नाम देते हैं, पार्शली इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद नेक्स्ट है हम हेडन कोलिजन कौन सा होता है या वन डायमेंशनल कोलिजन कौन सा होता है। तो ऐसा कोलिजन जिसमें बिफोर कोलिजन पार्टिकल और आफ्टर कोलिजन पार्टिकल एक ही लाइन में रहते हैं या एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हेडन कोलिजन। उसके बाद नेक्स्ट है ओब्लीक कोलिजन। तो ओब्लीक कोलिजन में क्या होता है कि बिफोर कोलिजन तो पार्टिकल एक लाइन में थे या एक डायरेक्शन में थे, लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या होता है, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ओब्लीक कोलिजन। अब ये 2 डायमेंशन में होगा, यानी बिफोर कोलिजन जो प्लेन उनकी है, आफ्टर कोलिजन भी क्या है वही, तो 2 डायमेंशन में होगा। अगर आफ्टर कोलिजन उनकी प्लेन चेंज हो जाती है तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन हो सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।